नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे हम कक्षा 9 विषय हिंदी। आज का हमारा विषयांग है। कक्षा 9 में अक्सर आपको पूछा जाते हैं परीक्षा में, टेस्ट में वाक्य और वाक्य के प्रकार। ज़्यादातर आपको वाक्य और वाक्य के प्रकार आपकी टेक्स्ट बुक में आपको सीखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें वाक्य अशुद्धि और वाक्य के प्रकार दिए गए हैं। लेकिन आपको परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध वाक्य कीजिए, सिर्फ इतना ही आपको पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों, हमें आज बात करनी है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की, जो हमारा आज का विषयांग है। लेकिन इन शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को आप जब परीक्षा में पूछते हैं, परीक्षा में लिखते हैं आप सब, लेकिन सिर्फ अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य कीजिए, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य कीजिए, या तो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाइए, ऐसा आपको परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर व्याकरण की दृष्टि हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा व्याकरण के जो नियम होते हैं, उन सब नियम के आधारित वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध वाक्य कब कहते हैं और कैसे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया जाता है, ये व्याकरण की दृष्टि में उसके नियम जानकर हम सीखेंगे तो हमको जल्दी ही शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का शुद्धिकरण याद रह जाएगा। तो सबसे पहले आज का हमारा विषयांग है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, यानी कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य में रूपांतर कीजिए, या तो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य बनाइए। वाक्य जो है वो आज हमारे सामने हम नहीं रखेंगे। उसका कारण है कि पहले हम जो उसके नियम हैं उसको देखेंगे तो ही हमको पता चलेगा। देखते हैं हम कि आपको गुजराती में या तो हिंदी में समास आते हैं, संज्ञा आती है, विशेषण आते हैं। तो इन संज्ञा, समाज और विशेषण को समझने से पहले कुछ उनके नियम हैं जो आप सबको लगते हैं और उनको आपको मानने पड़ते हैं। अगर उनके नियम नहीं मालूम होते हैं तो आप पूरी तरह से व्याकरण का ज्ञान नहीं मिल पाते। तो आज हम बात करेंगे कि वाक्य किस प्रकार से पढ़ते हैं, कौन कौन से वाक्य किसी प्रकार से उस वाक्य का रूपांतर किया जाता है। कोई हाँ है, कोई नकार में है, कोई नकारात्मकता है, तो कोई किस वाक्य में घटना स्थल की जानकारी है, कर्ता, कर्म और क्रियापद है, और उसकी विभक्ति संबंध से कारण, अपादान, अधिकरण, ऐसे विभक्ति संबंध से जुड़े हुए जो वाक्य है, सिर्फ आज उसके नियम के हम बात करेंगे। तो आज का हमारा विषयांग शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो सबसे पहले वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, वाक्य के अभी दिए गए हैं कि वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो है उनके 3 प्रकार पड़ते हैं। भेद और प्रकार दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई भेद कहता है और कोई उसको प्रकार कहता है। ज़्यादातर हिंदी में प्रकार की जगह भेद भी कहते हैं और भेद की जगह प्रकार भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही वस्तु है। तो वाक्य शुद्ध और अशुद्ध का 3 प्रकार से उसका शुद्धिकरण जो है वो होता है। तो पहला उसका जो है नियम, प्रकार, भेद क्या है। 3 प्रकार के शुद्ध और अशुद्ध वाक्य देखने को मिलते हैं। उसमें पहला है पदक्रम संबंधी नियम। पहला उसका नियम है कि पद में जो होता है क्रम, उस पद क्रम संबंधी नियम। दूसरा है अन्वय संबंधी नियम, और
तीसरा नियम है उसका विभक्ति संबंधी नियम, अन्य नियम। बराबर। अब अन्य नियम जो तीसरा वाक्य है, भेद है इसका शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का। इन तीसरे भेद में अन्य नियम जो है उनके दो भेद है। एक विभक्ति शब्द नियम जो मैंने अभी कहा, कर्ता कर्म क्रियापद, करण अधिकरण कारक अपादान संपादान, ठीक है। तो इन विभक्ति संबंध नियम, और दूसरा है हमारा शब्दों का उचित प्रयोग। शब्दों को किन शब्दों की जगह से इनको निकालना है, पूरा वाक्य लिखा है उनको कहीं से निकालना है, कहीं दूसरा वाक्य कहीं से मिलाकर उन पद क्रम संबंधी वाक्य में हमको जोड़ देना है। तो दूसरा है शब्दों का उचित प्रयोग। वाक्य संबंधी में शब्द का उचित प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमको बात करनी है पदक्रम संबंधी नियम। अब पदक्रम संबंधी नियम है, दूसरा अन्वय संबंधी नियम है, तीसरा अन्य नियम है। अन्य नियम में दो प्रकार है, विभक्ति संबंध नियम और शब्दों का उचित प्रयोग। और पहला जो है वाक्य शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के तीन प्रकार में पहला है क्या तो के पदक्रम संबंधी नियम। तो पदक्रम संबंधी जो हमारा नियम है उनमें ये 6 नियम दिए गए हैं। इन 6 नियमों के आधार पर ही हम वाक्य का शुद्धिकरण और अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य इन 7 नियमों के आधार पर हम बना सकते हैं। लेकिन इन संप्रदान अपादान करण अधिकरण इन शब्दों के आधार पर ही वाक्यों की शुद्धि और वाक्यों को शुद्ध कैसे किया जाता है, तो कुछ ऐसे नियम हैं बच्चों कि भाषा के वर्ण शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर हमारे जो वाक्य है उन वाक्य में निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का, अब हम देख सकते हैं कि भाषा का जो मानक रूप जो होता है उन मानक रूप से कई ज़्यादा ऐसे नियम होते हैं जो हमको मानने पड़ते हैं। अब जो मानक नियम हमारा नहीं रहता तब वाक्य अशुद्ध बन जाता है। और इन अशुद्ध वाक्य को जब हम शुद्ध वाक्य के रूप में देखें या तो लिखें तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वर्ण भाषा उसके पद क्रम आदि वाक्यों का हमको ख्याल रखना है। अगर उसके नियम हमको नहीं मालूम है तो वाक्य की रचना शुद्ध कैसी है, कैसे वो शुद्ध हो सकती है, ऐसा हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो पदक्रम संबंधी में पहला हमारा वाक्य जो है, तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य कैसा होता है तो वाक्य शुद्ध होता है। लेकिन वाक्य शुद्ध कब होता है ये हमको देखना है। तो अलग अलग विभिन्न यहाँ हमने दिए गए हैं कि विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में अलग अलग 2 पद दिए गए हैं। उन 2 पदों में से एक कोई सु यानी कि अच्छा और निश्चित यानी कि निश्चित किया हुआ, अच्छे से निश्चित किया हुआ जो वाक्य है उन क्रम में हम शब्द को अच्छे से बंद रख दे, बैठा दे उसको, तो वाक्य रचना हमारी कैसी होती है, तो शुद्ध होती है। इन वाक्य रचना को शुद्ध करने के लिए हम सबसे पहले उनमें अलग अलग विभिन्न होने वाले पदों को जानना है, उसको समझना है, फिर उसको कहीं से भी पूरा जो वाक्य है हमारे सामने उन अलग अलग पदों में जो दिखा गया है या तो दिया गया है, उन जो अलग अलग से विभिन्न पदों को हमें एक करना है और उन एक क्रम में रख कर ही सुनिश्चित वाक्य को क्रम में रख कर फिर हमको वाक्य रचना को शुद्ध करनी है। अब
उसमें पहला है कि वाक्य में सबसे पहले शुद्धिकरण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो वाक्य में पहले कर्ता, कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। वाक्य का अशुद्ध रूप दिया गया है, उनका हमको शुद्ध रूप देखना है या तो करना है। वाक्य आपको पूछा जाएगा ऊपर कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य बनाइए। तो इन अशुद्ध वाक्य को पहले हम पहचानेंगे कि उसको शुद्ध वाक्य में कैसे बनाते हैं। तो वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो कि कर्ता, फिर उसका कर्म जो करता है, फिर वो जो कर्म करता है, और अंत में जो वो कर्म करता है उसकी क्रिया आएगी, तब ही वो पूरा वाक्य शुद्ध कहलाएगा। उदाहरण यहाँ है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है। वो क्रिया क्या करता है तो कि खेलता है। कौन खेलता है तो कि क्रिकेट। वो कौन है तो कि वो कर्म है, क्रिकेट उसका कर्म है। और जितेंद्र कौन है, वो है कर्ता। पहले कर्ता, फिर क्रम और तीसरा क्रियापद आएगा, तब ही उसका वाक्य शुद्धि कहलाएगा। दूसरा है, कर्ता और कर्म को छोड़कर। पहला वाक्य कौन सा था कि पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आती है, कर्ता, कर्म और उसकी क्रिया। और दूसरा वाक्य अब जो है हमारे सामने वो है कि कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष, कर्ता जो भी है उसका जो भी कर्म है उसको छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होता है। कर्ता भी है और कर्म भी है। उन दोनों के बीच जो विभक्ति कारक संबंध जो है उनमें कर्ता और कर्म उन दोनों के बीच जब स्थित हो जाती है तब हमारा वाक्य शुद्ध होता है। तीसरा है, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। हम आपको कोई भी प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों क्या आप सबको मालूम हो गया है कि मैंने क्या पूछा अभी आपको, या तो क्या मैंने बताया आपको मालूम है कि आज हम किससे कौन सी बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या किया, कोई एक छोटा सा प्रश्न किया है। तो यहाँ है कि जब अशुद्ध वाक्य को हम शुद्ध वाक्य के रूप में तब ले जा सकते हैं जब प्रश्नवाचक पद जो है वो प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण है, अपराधी का पता चला। आपको जब पाठ हमारा आएगा दूसरा पाठ, उसका ये वाक्य लिया गया है कि अपराधी का पता चला। कौन है अपराधी, क्या आपको अपराधी का पता चला। ऐसा वाक्य जो है वो शुद्ध बन सकता है, लेकिन कब, जो प्रश्न करता है उसके विषय में ठीक पहले ही प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है तो कि कौन सा प्रश्न किया है, तो प्रश्न क्या किया है, अपराधी का पता चला। मैंने आप सबको पूछा, ठीक है। तो प्रयुक्त कौन हुई, मैं प्रयुक्त हुई कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि क्या अपराधी का पता चला आपको। चौथा है कि क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। विशेषण आप सब जानते हो कि विशेषण कौन कौन से है, संज्ञा और विशेषण भी आपको पता है। तो विशेषण जो है, लेकिन यहाँ विशेषण कोई दूसरा नहीं, सिर्फ क्रिया विशेषण ही लिया गया है। तो क्रिया विशेषण सदैव यानी कि हर हमेशा क्रिया के पूर्व, क्रिया के पहले, पूर्व यानी कि पहले, क्रिया के पहले ही आता है। तो उदाहरण है, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। क्या हुआ, विशेषण है। विशेषण क्या है, मोहन, मोहन उसका विशेषण है। सदैव यानी कि हमेशा, क्रिया, क्रिया क्या है उसकी, चल रहा है, वो क्रिया कर रहा है चलने की, ठीक है। तो क्रिया जब चल रहा है, कर रहा है क्रिया, तब उसके पहले ही आता है। ये तो उसकी चल रहा है, ये इसकी क्रिया हुई, लेकिन उसके पहले धीरे धीरे ये क्या हुआ, मोहन है, वो क्या है,
उसका विशेषण है, क्रिया विशेषण। अब क्रिया क्या कर रहा है, तो के चल रहा है। विशेषण के पहले ही सदैव, क्रिया विशेषण के पहले ही क्रिया का पूर्व यानी कि पहले आता है। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद वाक्य के विभिन्न पदों को बीच में तर्क संगति होनी चाहिए। दो वाक्य अलग अलग, आपको एक इधर दिया गया है, एक वाक्य उधर दिया गया है। इन दोनों वाक्य के बीच में कुछ भी ख्याल विचार आना चाहिए। दोनों वाक्य को सही एक वाक्य बनाकर दो के बीच ऐसा तर्क यानी कि विचार, ख्याल होना चाहिए कि दो वाक्यों को हम एक वाक्य बनाकर फिर शुद्ध वाक्य हम उसमें कर सकते हैं। पांचवा है न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले आता है। किसी को नहीं ना कहना है या तो नहीं कहना है, उसकी नकारात्मकता जो है, जब हम अशुद्ध वाक्य शुद्ध रूप में करते हैं तब उसके अर्थ में प्रयोग जब करते हैं तब प्रयोग कौन से पहले आता है, तो कि क्रिया से पहले उसका प्रयोग आता है। दिया गया है उदाहरण कि शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। क्या हुआ, नकारात्मकता नहीं या न का। मैंने पहले भी बताया आपको कि न या नहीं का नकारात्मक जब अर्थ होता है इन प्रयोग से पहले, जब अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में हम लिखते हैं तो उसमें न या तो नहीं, इन दो नकारात्मकता जब अर्थ में प्रयोग किया जाता है तब पहले क्रिया होती है। क्या क्रिया हुई कि शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, न या ना नहीं दोनों क्या हुए, तो के बाद में आए, क्रिया पहले आई। शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद है आग्रह के लिए न का अव्यय। किसी के लिए हम आग्रह करते हैं कि क्या आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं, क्या आप मुझको आपका ये जो भी हमको उसके पास से जो भी वस्तुएं लेनी है, जो भी चीज़ लेनी है, तो हम उसको पहले पूछते हैं कि क्या आप आपकी ये चीज़ हमको दे सकते हैं, ठीक है। तो आग्रह के लिए जब न आता है, क्या आप ये दे सकते हैं ना, आप मुझको ये दे सकते हैं ना। अगर मैं आपको ये प्रश्न पूछूं तो ये क्या हुआ, तो कि ये हुआ कि आग्रह के लिए जब न का प्रत्यय हुआ, न क्या प्रयोग हुआ, तो न का अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जब वाक्य का अंत होता है तब ये न का अवयव का प्रयोग होता है। चलोगे ना, आप मेरे साथ चलोगे ना। मैंने आपको वाक्य के अंत में जो भी प्रयोग हुआ है किसका, तो के न का, ये तो बाद में कहा, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि क्या आप आपकी ये चीज़ वस्तु मुझे दे सकते हैं ना, ठीक है। तो न कहाँ आया, आप मुझे आपकी चीज़ वस्तुएं, ये चीज़ वस्तुएं आपकी दे सकते हैं ना, ठीक है। तो न क्या हुआ, नकारात्मकता हुई। कब आया, बाद में आया। चलोगे ना, आपको कुछ मेरे साथ चलने की दिक्कत नहीं है ना, या आप मेरे साथ चल सकते हो ना। तो पदक्रम संबंधी जो नियम है उनमें हम क्रिया विशेषण के पहले जो विशेषण के ठीक पहले उसका प्रयोग किया जाता है उनका ध्यान रखें। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति का ध्यान रखें। ना या ना का नहीं नकारात्मकता का अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उनके क्रिया से पहले आए उनका ध्यान रखें। आग्रह के लिए न का अवयव प्रयोग किया जाए उनका ख्याल रखें, तो हमको कभी भी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए कोई भी दिक्कत बच्चों कभी नहीं पड़ सकती। और हम अच्छी तरह से उन वाक्यों को वाक्य शुद्धि से वाक्य अशुद्धि से शुद्ध वाक्य में हम रूपांतरण तुरंत ही कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पदक्रम संबंधी जो नियम है उसमें हमको किन किन से नियमों की बात करनी है।
तो पदक्रम संबंधी नियम है, इनमें हमने ये 7 क्रम की बात की कि इन चीज़ों का हमको अशुद्ध वाक्य का जब हम शुद्ध वाक्य में रूपांतर करें तो उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा था पहला, यानी कि पदक्रम संबंधी नियम। अब दूसरा आएगा बच्चों हमारा कि अन्वय संबंधी नियम। तो अब हमारा है पदक्रम संबंधी नियम हमने देख लिए, तो उसके बाद हमारा है अन्वय संबंधी नियम। तो इन अन्वय संबंधी नियम में बच्चों हम कैसे कि इन अन्वय संबंधी नियम में अन्वय क्या है उसका हम अशुद्ध वाक्य से शुद्ध वाक्य में कैसे रूपांतरित, यानी कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप हम कब कर सकते हैं। तो बच्चों इनमें भी 7 दिए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। पहले हमने देख लिया कि पदक्रम संबंधी नियम, उसके बाद दूसरा हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य जब हम बनाते हैं तो उनमें ये दूसरा नियम हमको सीखना पड़ेगा, फिर हम अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप बना सकते हैं। तो दूसरा है अन्वय संबंधी नियम। तो अन्वय संबंधी नियम में अन्वय संबंधी नियम क्या है, तो अन्वय किसको कहते हैं, अर्थात अन्वय का क्या मतलब होता है आप सबको पता चल गया कि पदक्रम संबंधी नियम, पद यानी कि एक पूरा छोटा सा पद है जो वाक्य है, उनके संबंधी नियम हमने देखे। अब ये अन्वय संबंधी नियम, तो अन्वय का मतलब क्या होता है, जब आपको ये नहीं मालूम होगा तब आप उन अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कब और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अन्वय यानी कि मेल, हम कहते हैं ना कि आपके कपड़ों में यानी कि किसी के भी कपड़ों में मेल है, या तो हम ये भी कहते हैं कपड़ों में नहीं होता, तो कि उसके मन में भी किसी के प्रति मेल है क्या, यानी कि कोई राग द्वेष ऐसा कुछ मेल उसके मन में है क्या, ऐसा हम कहते हैं। तो अन्वय यानी कि अर्थात मेल, ठीक है, मेल या अनुरूपता, उसके अनुरूप जो भी कार्य है वो उसको क्या कहते हैं, अन्वय। अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता, वाक्यों के पदों की अनुरूपता मेल, वाक्यों के जब पद होते हैं उन वाक्यों के पदों की क्रिया का, जो वाक्य होते हैं जो पद होते हैं उनमें क्रिया जो हो रही है उन क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय किसको कहते हैं, या तो क्यों अन्वय कहलाता है, तो अनुरूपता के वाक्यों की, अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता वाक्यों के पदों की। बच्चों आप ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर आपको अशुद्ध वाक्य से जब भी शुद्ध वाक्य बनाना पड़ता है तो पहले इन नियमों का पालन या तो सीखना पड़ेगा, तो ही आपको अशुद्ध वाक्य से शुद्ध रूप बनाना आएगा। तो इन नियमों का हमको लिंग कब कहा जाता है, कब उसका वाक्य पूरा होता है, कब वचन परिवर्तन कर सकते हैं, कब लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, कब उसके काल का परिवर्तन करते हैं, तब ये अन्वय संबंधी हमारा नियम करके हम शुद्ध वाक्य को अशुद्ध वाक्य में या अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में हम ले सकते हैं। तो अन्वय यानी कि अर्थात मेल या तो अनुरूपता, वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल, लिंग भी आया, वचन भी आया और काल भी आए। लिंग परिवर्तन, लड़का लड़की, दादा दादी, मामा मामी, ठीक है, अंकल आंटी, कोई भी लिंग परिवर्तन हो, वचन परिवर्तन, ताला तालाए, माला मालाए, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत ए को छोड़कर ए बनाना, चंद्र बिंदु ए पर जाना, ए लगाकर उनको बहुवचन करके उस वाक्य का रूपांतरित करना, वचन परिवर्तन में या लगाना, तालाए, मालाए, फूले, ठीक है,
तो वचन परिवर्तन काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। इन वाक्यों में जब काल, लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप होना, जो पुरुष संबंधी अनुरूप जो भी कार्य हो उसे अन्वय कहते हैं या तो अन्वय कहलाता है। तो उसमें पहला है कि जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदैव ही पुल्लिंग एक वचन में रहती है। लिंग का उल्लेख हमारे इन अन्वय संबंधी नियम व्याख्या में आया कि लिंग हम कह सकते हैं कि लड़का हो तो उसका लिंग परिवर्तन करना हो तो लड़का, यानी कि उसके सामने लिंग परिवर्तन में क्या आएगा? ओके, लड़की। लेकिन लड़का शब्द है उसका हमको वचन परिवर्तन करना है तो लड़का के सामने क्या आएगा? ओके, लड़का तो लड़के, लड़की तो लड़कियाँ। लिंग परिवर्तन होता है तब ही लड़कियाँ तो सामने लड़के आएंगे, लड़के तो लड़की आएगी। लेकिन इधर हमको देखना है कि क्रिया सदैव पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में रहती है। पुल्लिंग शब्द भी है और एक वचन भी रहती है। हमारा उदाहरण है, माने लड़की को बुलाई, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन में ही रहती है। एक वचन हमारा क्या हुआ? कर्ता और कर्म विभक्ति संबंध से आए। विभक्ति क्या हुई? को, का, के, लिए, में, पर, से, बराबर। इसमें ये विभक्ति ली गई हमारी को, ठीक है। तो माने लड़की को बुलाई, कर्ता और कर्म विभक्ति सहित इसमें आए तो क्रिया सदा ही, जो क्रिया होती है वो सदा सर्वदा ही पुल्लिंग एक वचन में ही रहती है, ठीक है। तो एक वचन में ही हमारी रही है क्रिया और कर्म दोनों विभक्ति सहित आती है तो क्रिया हमारी है वो एक वचन में ही, पुरुष एक वचन में ही रहेगी, पुल्लिंग एक वचन में ही रहेगी। तो हमारा पहला उदाहरण है, माने लड़की को बुलाई। ये हमारा कैसा वाक्य हुआ? अशुद्ध वाक्य हुआ। अब उनको शुद्ध वाक्य में हमको लेना है तो आएगा कि माने लड़की को बुलाया, पुल्लिंग एक वचन है तो बुलाई, लड़की है वो स्त्रीलिंग है। लेकिन हमको इधर क्या देखना है कि कर्ता और कर्म विभक्ति सहित आते हैं तो क्रिया है वो सदा ही पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो क्रिया हमारी है वो एक वचन में रहेगी कि माने लड़की को बुलाई। शब्द बुलाई के अलावा बदले क्या आएगा? एक वचन हुआ तो माने लड़की को बुलाया, ये सही वाक्य हुआ, ये हमारा गलत वाक्य है। दूसरा है, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया है वो अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। बच्चों ध्यान देना कि भिन्न भिन्न लिंगों की, अलग अलग लिंगों की दो या दो से अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि हम उसका नाम ले सकते हैं कि राम ने ये काम किया या तो लक्ष्मण ने ये कार्य किया। क्या हुआ? एक व्यक्तिवाचक ही नाम आया, ठीक है, व्यक्तिवाचक आया, किसी का भी हम एक का भी नाम ले तो यहाँ तो दो दिया गया है कि दो या दो से अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। सामने नदी है, नदी में पानी बहुत अच्छा है तो नदी जो है उसमें कोई भी नाम नहीं दिया गया है तो नदी क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। अगर गंगा नदी में डुबकी लगाने से हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है, अगर गंगा नदी का नाम आए तो ये क्या कहलाएगा? तो ये या तो व्यक्तिवाचक या तो नामवाचक संज्ञा कहलाएगी। लेकिन यहाँ नदी का कोई नाम नहीं दिया तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जब व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए, एक वचन में आती है तो क्रिया है वो अक्सर पुल्लिंग
बहुवचन में आती है। एक वचन हमारा आया तो क्रिया क्या करती है, तो क्रिया अक्सर ही पुल्लिंग बहुवचन में आ जाती है। जैसे राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। राम, व्याख्या में क्या था कि जब भिन्न भिन्न लिंग, राम भी अलग है, जानकी भी अलग है, लक्ष्मण भी अलग है, जानकी भी अलग है, दोनों की लिंग अलग अलग हुई, दोनों के एक वर्ष पूर्व एक वचन में जब आए तो पुल्लिंग हमारा वो भी अलग हुआ, तो पुल्लिंग बहुवचन में आ जाता है। तो पुल्लिंग बहुवचन में कब आया, तो कि राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए। जातिवाचक संज्ञा भी आई और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आई। दोनों का क्या हुआ, एक वचन में आए। तो एक वचन में जब आती है तो क्रिया क्या बताया कि क्रिया क्या होती है, तो अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आ जाती है। तो राम लक्ष्मण और जानकी वन में गया। दूसरा हमारा वाक्य है राजा और रानी नगर में गए। राजा और रानी ये संज्ञा भी आ गई, नगर ये जाति हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुई। कोई भी नगर का नाम नहीं दिया गया है कि वो अयोध्या नगरी में गए, मथुरा नगर में गए, या तो कोई भी नगर में किसी का भी नाम नहीं दिया गया है। तब नगर जो है वो क्या हुआ, तो नगर जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुई। तो ये क्रिया अक्सर क्या आ गई, पुल्लिंग बहुवचन में आ गई। क्यों, तो राजा और रानी नगर में गए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। अज्ञात यानी कि उसका आगे और पीछे दोनों भी, कोई भी कहीं भी नहीं है, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त हो जाती है। हमारा उदाहरण है तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। पुल्लिंग शब्द में बदल गई कि तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। ठीक है। अज्ञात हो, किसी का भी नाम नहीं दिया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तब लिंग कैसी है, ये अज्ञात है। किसी का भी नाम नहीं है, लिंग परिवर्तन नहीं है, वचन परिवर्तन नहीं है, तो क्रिया क्या हुई, पुल्लिंग में प्रयुक्त हो गई। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जब हम उनको आदर देते हैं या तो आज्ञा देते हैं, तो एक वचन जब होता है तो कर्ता के लिए क्रिया जो है वो बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी के कौन से नेता थे, तो गांधी जी जो है वो महान नेता थे। हमारे आज के पदक्रम संबंधी नियम और अन्वय संबंधी नियम हमने देख लिए। अन्वय संबंधी नियम में हमारा 5वां अभी भी बाकी है। आज की वीडियो में हमने ये पदक्रम संबंधी नियम और अन्वय संबंधी नियम देखे। इन 2 उदाहरणों के, इन 5 और अन्वय पदक्रम संबंधी नियम के 7 उदाहरण के द्वारा, ठीक है, हमने देखा कि अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य में रूपांतर किसे कहते हैं। तो बच्चों याद रखना इस बात को, सबको इसको नोट कर लेना एक बार, क्योंकि परीक्षा में ये जब आएगा तब आपको, जब पूछाएगा परीक्षा में, तब उसको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में करने की आपको तुरंत ही समझ आ जाएगी।